आज हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में हम 4 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके चारों चैप्टर को डिस्कस करेंगे। पहला हो गया लिविंग वर्ल्ड, दूसरा हो गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा प्लांट किंगडम और चौथा एनिमल किंगडम। ये चारों चैप्टर बेसिक चैप्टर हैं और आने ही चाहिए। ठीक है, तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में 4 चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। यूनिट 1 है बायोलॉजी, क्लास 11th। ठीक है, यहाँ पर आपको बायोलॉजी का एक डेफिनेशन देखने को मिलता है कि बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। मतलब लाइफ और लिविंग प्रोसेस का जो स्टडी है वही प्रोसेस से मतलब जैसे ब्रीदिंग, रिस्पायरेशन, ये सब। तो लाइफ, जीवन के फॉर्म, अलग अलग फॉर्म्स में लाइफ मिलते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, इन सभी को पढ़ेंगे। उसके बाद लिविंग प्रोसेसेस, उनमें चलने वाले प्रोसेसर, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, इन सभी का स्टडी ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। यहाँ एक डेफिनेशन देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ कुछ नहीं देखने को मिलता है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम है अर्नस्ट मायर। 100 साल ये जिए थे, याद रखिएगा। ये 100 साल के एज में मरे। ठीक है, इनका जन्म कैम्पटन में हुआ, जो जर्मनी में है। ठीक है, अर्नस्ट मायर को ये हार्वर्ड में इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के तौर पर अपॉइंट थे। हार्वर्ड में इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के तौर पर अपॉइंट थे। इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है और 100 महान साइंटिस्टों में इनका नाम लिया जाता है। दुनिया के 100 महान साइंटिस्टों में इनका भी नाम आता है, अर्नस्ट मायर का। अर्नस्ट मायर 6 फील्ड में काम किए थे। अपने 80 साल के कैरियर में इन्होंने 6 फील्ड में काम किया था। कौन कौन? ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन और सिस्टमैटिक्स एंड हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। ये 6 फील्ड में इन्होंने 80 साल के कैरियर में काम किया। किसमें? ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स और हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी में। इन्होंने सिंगल हैंडेडली, मतलब अकेले ही ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो एक सेंट्रल क्वेश्चन है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में, उसको सॉल्व किया। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो एक सेंट्रल क्वेश्चन है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में, उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, सिंगल हैंडेडली सॉल्व कर दिया। और आज जो स्पीसीज का जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, उसको भी देने वाले कौन थे? अर्नस्ट मायर ही थे। अर्नस्ट मायर को 3 प्राइज़ दिया जाता है। कितने प्राइज़ दिए जाते हैं? 3 प्राइज़, और तीनों प्राइज़ को मिला के ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। कौन कौन प्राइज़ है? बाल्जन प्राइज 1983, याद रखिएगा। इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी 1994, डेट भी पूछा जाएगा, 1983, 94। और क्रैनफोर्ड प्राइज सबसे लास्ट में मिला था 1999 में। ठीक है, तो आप इसको निमोनिक CBI से याद रख सकते हो। किससे याद रख सकते हो बेटा? CBI। सबसे पहले क्रैनफोर्ड प्राइज, उसके बाद बाल्जन प्राइज और इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो याद रखिएगा, क्रैनफोर्ड कब मिला? 1999 में। इंटरनेशनल मिला 1994 में, और बाल्जन मिलता है इनको 1983 में। सबसे पहले बाल्जन ही मिला था और सबसे लास्ट में क्रैनफोर्ड। ऐसे याद रखिएगा, सबसे पहले कौन मिला? बाल्जन, और सबसे लास्ट में कौन मिला? क्रैनफोर्ड। ठीक है, सबसे पहले बाल्जन तो 1983 हो जाएगा। ठीक है, 1983 हो जाएगा। उसके इंटरनेशनल प्राइज 1994 और क्रैनफोर्ड मिला 1999 में। 100 साल के एज में ये मर गए। आ गया समझ में? 6 फील्ड में काम किए। इन्हीं को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। आइए हम पहला बात करते हैं, चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड। मगर इसमें आज हम 2 ही सेक्शन कर पाएंगे बेटे। पहला लिविंग, व्हाट इज लिविंग और डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, यदि हम बात करें हमारा दुनिया कितना वंडरफुल है, लिविंग वर्ल्ड कितना वंडरफुल है, ये जो सजीव दुनिया है, ये कितना वंडरफुल है। इसमें बहुत टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट में रहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ माउंटेन में रहते हैं, कुछ डेसिडिवस फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ ओशियन में, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ डेजर्ट और कुछ हॉट स्प्रिंग में रहते हैं। ठीक है, और ना जाने कितने जगहों पर रहते हैं। स्पीचलेस, लिव्स एज स्पीचलेस, कहाँ रहते हैं कोई नहीं जानता, बहुत जगह रहते हैं। ठीक है,
आ रहा है समझ में। मगर ये जो रहते हैं इन जीवों में या तो इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है, मतलब ये आपस में एक दूसरे को मार के खाते हैं, कन्फ्लिक्ट है इनके बीच में, या फिर इनके बीच एक कॉपरेशन है, मतलब जो भी अलग अलग जीव रह रहे हैं या एक ही जीव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, नहीं तो कॉपरेशन भी है। जैसे दो जीव एक जगह रह के एक दूसरे को सहायता भी कर रहे हैं और दो जीव एक दूसरे को मार के भी खा रहे हैं, ठीक है। कहता है एमोंग द पॉपुलेशन, एक ही पॉपुलेशन में, और एमोंग द पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी के पॉपुलेशन में, इनके बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि लिविंग क्या है। द फर्स्ट इज टेक्निकल वन, जैसे व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, व्हाट इज लिविंग, व्हाट लिविंग, लिविंग क्या है, लिविंग किसको कहेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिविंग, लिविंग का पर्पस क्या है। नहीं आ रहा है समझ में। दो क्वेश्चन है, एक लिविंग क्या है और लिविंग का पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ। तो लिविंग का जो क्वेश्चन है वो तो साइंटिफिकली दिया जाता है, व्हाट इज लिविंग ये साइंटिफिकली है, ठीक है। मगर पर्पस ऑफ लाइफ ये फिलोसफिकल है, मतलब हर एक जीव का पर्पस अलग अलग हो सकता है जिंदा रहने का। कुछ का है कि जिंदा रहो, बच्चे पैदा करो, मर जाओ, कुछ का है कि डॉक्टर बनना है। तो याद रखना, यहाँ एक क्वेश्चन किया है एनसीईआरटी कि दो चीज़ें, लिविंग क्या है और लिविंग का पर्पस क्या है। तो लिविंग का पर्पस हम साइंटिफिकली देंगे, कैसे देंगे, साइंटिफिकली देंगे, साइंटिफिकली हम देंगे लिविंग का पर्पस, लिविंग किसको कहते हैं, और लिविंग का पर्पस फिलोसफिकली दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, फिलोसफिकली, कि अलग अलग जीवों का लिविंग का पर्पस अलग अलग है। अब कहता है कि लिविंग किसको कहोगे, कैसे, कौन कौन साइंटिफिक बेसिस है जिसके आधार पर किसी को आप लिविंग कहोगे। तो यदि हम लिविंग को डिफाइन करें तो हमको कुछ कैरेक्टर को डिफाइन करना पड़ेगा। तो लिविंग को इन कैरेक्टर के हिसाब से हम जज कर लेते हैं। जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, 6 कैरेक्टर दिए हुए हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, ये सब हमारे दिमाग में तुरंत आ जाते हैं, इमीडिएट आते हैं कि ये लिविंग के कैरेक्टर हैं, ठीक है। और इसमें यदि हम कुछ कैरेक्टर को और ऐड कर दें, जैसे मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, रीऑर्गेनाइज, इंट्रैक्ट और इमरजेंस का मतलब एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी का आ जाना, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी का आ जाना, इस लिस्ट में यदि ऐड कर दे तो टोटल कितने कैरेक्टर हो गए बेटा, 6। जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट 3 हो गए। यहाँ मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू रेप्लिकेट और सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंट्रैक्ट और इमरजेंस, 7 बोलो ना, 7। तो 7 कितने हैं, 7 कैरेक्टर के हिसाब से हम लिविंग को डिफाइन कर सकते हैं। अब इनमें से हम कुछ प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ते हैं, लेटर डिटेल में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, नो डाउट दुनिया का हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, मगर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करता है। इसीलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं करते। क्या नहीं कहते, डिफाइनिंग फीचर। तो कहता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। अच्छा, ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर होते हैं। ग्रोथ को मेजर करने के लिए हम 2 कैरेक्टर को साथ में लेते हैं, या तो मास का बढ़ना या नंबर का बढ़ना। मास का बढ़ना या नंबर का बढ़ना, दोनों को हम क्या कह देते हैं, ग्रोथ ही कह देते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बहुकोशिकीय जीव में सेल डिवीजन से ग्रोथ होता है। जैसे प्लांट में ग्रोथ सेल डिवीजन से होता है और ये पूरा जीवन भर चलता रहता है, जबकि एनिमल सेल में ग्रोथ सर्टेन एज तक ही होता है। मगर आपके बोन मैरो में लगातार ग्रोथ हो रहा है, बोन मैरो में लगातार आरबीसी बन रहा है, तो वहाँ पर, और आपके जो आंत की दीवार है, मतलब इंटेस्टाइन है, वहाँ पर आपका इंटेस्टाइन क्रोट करता रहता है, तो वहाँ सेल बनते रहते हैं। इसका मतलब कुछ एनिमल में तो ग्रोथ सर्टेन एज तक होता है, मगर रिप्लेसमेंट हमेशा होते रहता है। सेल डिवीजन ऑकर एट सर्टेन टिश्यू टू लॉस सेल, मगर सेल डिवीजन होके कुछ लॉस्ट टिश्यू को रिप्लेस करने का काम करता है, ठीक है। यदि हम, ये सब तो मल्टी सेलुलर की बात हो गई, यदि यूनिसेलुलर में बात देखें तो ग्रोथ वाई, इसमें ग्रोथ होता है सेल डिवीजन के द्वारा। जैसे एक बैक्टीरिया है, वो 2 बैक्टीरिया में बदल गया, तो नंबर का भी बढ़ना तो क्या कहोगे, ग्रोथ ही है, ठीक है। तो ये भी ग्रोथ है। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व, और इसको आप आसानी से कल्चर मीडियम में, विट्रो मतलब सेल के बाहर, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में, बाय क्या करके उसके नंबर को काउंट करके माइक्रोस्कोप से आप बता सकते हो कि भैया इसमें ग्रोथ हो गया। अच्छा,
हायर एनिमल्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये एक्सक्लूसिव इवेंट है, दो अलग अलग। ग्रोथ से क्या होता है, सेल का नंबर बढ़ता है, और रिप्रोडक्शन से बच्चे पैदा होते हैं, दो अलग अलग इवेंट्स है। मगर इंक्रीज इन बॉडी मास कंसीडर एज ग्रोथ। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, हायर ऑर्गेनिज्म में आप ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन मास है। अच्छा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्या करता है बेटा, मगर लोअर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस होते हैं, ये बात यहीं पर बता देते हैं। अच्छा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करता है, मगर यहाँ ग्रोथ बाहर से होता है। इंक्रीज इन बॉडी मास इज, यदि हम बॉडी मास को ही क्राइटेरिया ले लें तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी तो ग्रो कर जाता है, जैसे माउंटेन बड़ा हो जाता है, बाउल्डर चट्टान, सैंड माउंट्स, जैसे सैंड माउंट्स है, इस पर और सैंड जमा हो गया तो ये बढ़ गया, तो ये भी ग्रो करते हैं। तो नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं और लिविंग भी ग्रो करता है, इसीलिए हम ग्रोथ को क्या नहीं मानते, डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते। मगर एक फर्क है, बुनियादी फर्क है, नॉन लिविंग जो ग्रो करेगा वो बाहर से मटेरियल डिपॉजिट होने से करेगा, जबकि लिविंग जो ग्रो करेगा वो अंदर से मटेरियल डिपॉजिट होने से करेगा। और बाहर से डिपॉजिट होना को एक्रीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रीशन। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑर्गन ऑब्जेक्ट इज एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, इसके सरफेस पर मटेरियल जमा हो जाएगा, ठीक है। जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होगा वो अंदर से होता है। कैसे होता है, इनसाइड से ग्रोथ होता है, अंदर से सेल का साइज बढ़ना, ठीक है, ऐसा होता है। तो ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि ये दोनों में हुआ बेटे, लिविंग में भी हुआ और नॉन लिविंग। मगर यदि हम बोल रहे हैं कि ग्रोथ को यदि हम क्राइटेरिया ले रहे हैं लिविंग का, तो हम बताना पड़ेगा कि हम लिविंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, लिविंग, जिसमें अंदर से ग्रोथ होता है। तो कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व in all living organism has been explained, then यदि हम ग्रोथ को ही क्राइटेरिया बता रहे हैं तो हमको करेक्टराइज करना पड़ेगा लिविंग सिस्टम को, ठीक है। इसीलिए हम ग्रोथ को क्या नहीं लेते बेटा, डिफाइनिंग करेक्टर नहीं लेते। अच्छा, एक बात और, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म कभी ग्रो नहीं करते, डेड ऑर्गेनिज्म कभी ग्रो नहीं करते। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, रिप्रोडक्शन भी क्राइटेरिया नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि रिप्रोडक्शन में बेटे एक सेकेंड बेटा, रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम क्या है, रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये करेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। रिप्रोडक्शन इज लाइकवाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मगर रिप्रोडक्शन को क्राइटेरिया नहीं लेते, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं करते। जैसे हनी बी, ड्रोन जो होता है वो रिप्रोड्यूस नहीं करता, मगर उसको क्या लिविंग नहीं बोलते, वो भी तो लिविंग है, मगर वो रिप्रोडक्शन मतलब वो क्या नहीं करता, बच्चे पैदा नहीं करता। अच्छा, मूल को ले लीजिए, मूल को क्या कहिएगा, मूल बच्चे नहीं पैदा करता, इसका मतलब वो लिविंग नहीं है। तो रिप्रोडक्शन भी लिविंग का क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता। ऐसे भी कपल होते हैं जिनको बच्चे नहीं होते, तो वो भी क्या है, लिविंग ही है, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस रेफर एज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। आ रहा है समझ में। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे संतति को पैदा करते हैं जो कि उनके जैसे दिखते हैं। अच्छा, इनवेरिएबली इम्प्लीसिट वी रेफर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं कि प्रोजेनी जो बच्चे पैदा करें वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म दो प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। जैसे फंजाई मल्टीप्लाई करता है मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर, जैसे जू स्पोर, कोनेडियो स्पोर, ये सब एसेक्सुअल स्पोर्स है, ठीक है, आ रहा है समझ में, प्रोड्यूस करता है। लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट और हाइड्रा बडिंग से, ये भी एसेक्सुअल स्पोर का एग्जाम्पल है। उसी तरह प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है, ये अपना मतलब उसको फ्रेगमेंट में काट दोगे तो वो अपने आप को जनरेट कर देगा, लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। उसी तरह द फंजाई एंड फिलामेंटस एल्गा, द फंजाई
द फिलामेंटस एल्गा और प्रोटोनेमा ऑफ मॉस जो गैमेटोफिटिक स्टेज है इज इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, ये फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ कुछ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा है, ऊपर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चलता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंजाई में बताया है कि ए सेक्सुअल स्पोर से होता है लोअर ऑर्गेनिज्म, ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग के थ्रू होता है, प्लेनेरिया में किसके थ्रू होता है, रीजनरेशन से होता है। और कुछ फंजाई और फिलामेंटस एल्गा में, तो फंजाई में दोनों चीज ए सेक्सुअल स्पोर और फिलामेंटस एल्गा, फंजाई द फिलामेंटस एल्गा और प्रोटोनिमा मॉस ये रीजनरेशन से भी करते हैं। तो फंजाई में भी रीजनरेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। तो फंजाई में, फिलामेंटस एल्गा में और प्रोटोनिमा मॉस में फ्रेगमेंटेशन होता है। अच्छा, जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, जैसे बैक्टीरिया में आते हैं, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर अर्गा जैसे अमीबा में आते हैं, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सिनोनिमस है। क्यों? एक से दो हो गया, तो ये ग्रोथ भी है और क्या है, क्योंकि नंबर बढ़ा तो ग्रोथ भी है, क्योंकि नंबर बढ़ना ही क्या था, ग्रोथ था, ठीक है, और मास बढ़ना भी ग्रोथ था, और इसकी संख्या भी 2 हो गई तो इसका जनसंख्या भी बढ़ गया। इसका मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यहाँ पर क्या है बेटे, यहाँ सिनोनिमस है। यहाँ पर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को। इंक्रीज इन नंबर, तो वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन नंबर और मास, हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। इस हेंस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हम क्लियर कट नहीं बता सकते कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग फिनोमेना है, ये दोनों एक ही फिनोमेना है, ठीक है। तो देयरफॉर इन मैनी ऑर्गेनिज्म वी डू नॉट, अच्छा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही फिनोमेना है, मगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन 2 अलग अलग फिनोमेना है। अच्छा, दूसरी बात, बहुत ऐसे कपल होते हैं जिसमें बहुत ऐसे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे मूल, एस्ट्राइल हनी बी, उसी तरह इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये सब रिप्रोड्यूस नहीं करते, मगर ये लिविंग तो हैं, इसीलिए रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मानते ऑर्गेनिज्म का। अच्छा, ऑफ कोर्स ये बात सही है कि नॉन लिविंग कभी रिप्रोड्यूस नहीं करते, मगर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोड्यूस नहीं करते। तब 2 बात है, ग्रोथ को हम क्राइटेरिया क्यों नहीं माने, क्योंकि नॉन लिविंग और लिविंग दोनों ग्रोथ करता है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन को क्यों हम क्राइटेरिया नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करता। अच्छा, तीसरा जो कैरेक्टर हम देखते हैं वो क्या देखते हैं, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है बताते हैं। दुनिया का हर एक ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स, सब ऑर्गेनिज्म केमिकल्स के बने हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वही के बने हुए हैं। ये केमिकल्स स्मॉल हो सकते हैं, बिग हो सकते हैं, और बिलोंग टू वेरियस क्लास, साइज और फंक्शन के हो सकते हैं, और ये लगातार बनते रहते हैं और दूसरे बायोमोलिकुल्स में चेंज होते रहते हैं। जैसे ग्लूकोज चेंज हो जाता है पायरुविक एसिड में, लैक्टिक एसिड में, ठीक है, CO2 में चेंज हो जाता है, और ग्लूकोज बन भी जाता है किससे, ग्लाइकोजन से, स्टार्च से, जो हम खाते हैं। आ रहा है समझ में? तो द कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन, ये जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन आर ई केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक, ये जो कन्वर्जन है इसी को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये जो कन्वर्जन है इसी को केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन जानते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, यहाँ पर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं हमारे शरीर में, बहुत सारे जो साइमल्टेनियसली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलते रहते हैं, जो एक साथ बहुत सारे लिविंग, हमारे शरीर में बहुत सारे लिविंग रिएक्शन, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं। दे कैन बी, अच्छा, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई, माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, सब में प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, माइक्रोब्स सब में क्या चलता है, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का अब यहाँ डेफिनेशन आता है कि पूरा जो केमिकल रिएक्शन किसी ऑर्गेनिज्म में चल रहा है, किसी बॉडी में चल रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अच्छा, कोई मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं चलता, इसीलिए मेटाबॉलिज्म को पहला डिफाइनिंग कैरेक्टर मानते हैं। तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को हम सेल फ्री सिस्टम में, मतलब टेस्ट ट्यूब में भी दिखा सकते हैं, मगर उस समय इसको
रिएक्शन को चलता हुआ रिएक्शन कह देंगे, मतलब रिएक्शन चल रहा है, मगर उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे। मतलब हम एक टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन करा रहे हैं वो चल रहा है रिएक्शन, उसको हम लिविंग रिएक्शन कह सकते हैं, चल रहा है रिएक्शन कह सकते हैं, न कि लिविंग। ऐसा नहीं हुआ कि वो रिएक्शन चलने से ये टेस्ट ट्यूब जिंदा हो गया, ऐसा नहीं हुआ, मतलब इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे। तो हम मेटाबॉलिज्म को हम सेल फ्री सिस्टम में दिखा सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में दिखा सकते हैं। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब नाइदर लिविंग नॉर, ना ही वो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, ना ही वो लिविंग है ना ही वो नॉन लिविंग है। तो जो रिएक्शन सेल फ्री सिस्टम में चल रहा है, टेस्ट ट्यूब में चल रहा है, वो ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है। तो वो है क्या, वो एक क्या है, लिविंग रिएक्शन है, लिविंग रिएक्शन है, न कि मतलब वो चलता हुआ रिएक्शन है, मगर उससे वो कोई चीज़ जिंदा नहीं हो गया। आ गया समझ में? हेंस मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना एक्सेप्शन। ये लाइन याद कर लेना है कि मेटाबॉलिज्म जो है डिफाइनिंग फीचर है। कैसा फीचर है बेटा? डिफाइनिंग फीचर है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, डिफाइनिंग फीचर हो गया सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आर नॉट लिविंग थिंग। जो आइसोलेटेड रिएक्शन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जो सेल में चला, उसको लिविंग थिंग नहीं मान सकते। ऐसा होने से वो लिविंग नहीं हो गया, हाँ वो चलता हुआ रिएक्शन है, लिविंग रिएक्शन है। अच्छा, लिविंग रिएक्शन कहाँ चलाओगे? यदि कोई लिविंग है तो वो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा होगा उस सेल के अंदर हो रहा होगा। इसीलिए अगला जो कैरेक्टर है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहला क्या होता है, पहला डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? पहला डिफाइनिंग फीचर होता है बेटे लिविंग मेटाबॉलिज्म, और दूसरा क्या होता है बेटा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए चलता है, ठीक है। अगला जो फीचर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है, जिसको कहते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म को अपने सराउंडिंग के बारे में क्या है, जानकारी है, या इन्वायरमेंट के बारे में अच्छे से रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस दैट कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। कहने का मतलब है अगला जो फीचर है वो कॉम्प्लिकेटेड है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग को या इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स कर सकता है, किसके, चाहे वो रिस्पॉन्ड किसके वजह से आए, फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो। तो वी कैन सेंस आवर इन्वायरमेंट, हम अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने इन्वायरमेंट के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट थ्रू सेंस ऑर्गन, अपने सेंस ऑर्गन से सेंस कर सकते हैं। प्लांट रिप्रोड्यूस, प्लांट तो अपने सेंस और जैसे आँख, नाक, कान से सेंस कर सकते हैं हम लोग, उसी तरह प्लांट भी एक्सटर्नल फैक्टर जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूशन, इन सभी को, पॉल्यूशन में जैसे लाइकेन वगैरह ग्रो नहीं करता है, पता है ना, लाइट को सेंस कर सकता है। कैसे भैया? तो बहुत सारा फूल जो है वो जाड़ा में खिलता है, बहुत सारा फूल गर्मी में खिलता है, देखते हैं ना, तो वो लाइट को सेंस कर सकता है। मतलब चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, सबको अपने इन्वायरमेंट के बारे में अच्छा खासा जानकारी है। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट टू कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट सेंस और रिस्पॉन्ड देयर इन्वायरमेंट्स, इन्वायरमेंटल क्यूज, मतलब हर एक को अपने इन्वायरमेंट के बारे में, जहां वो रह रहा है उसके बारे में जानकारी है। फोटो पीरियड, लाइट का ड्यूरेशन सीजनल ब्रीडर और प्लांट और एनिमल को प्रभावित करता है, ठीक है। सीजनल ब्रीडर, फोटो पीरियड अफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर को, प्लांट को और एनिमल्स को प्रभावित करता है, ठीक है। लाइट का ड्यूरेशन, मतलब ये लाइट के ड्यूरेशन, मतलब अपने इन्वायरमेंट में लाइट के अपीयरेंस को सेंस कर सकते हैं। तो ऑल ऑर्गेनिज्म ये भी हैंडल कर सकते हैं कि कौन सा केमिकल उनके बॉडी में इंटर कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब, ये सारा कथा कहानी कहने का मतलब कि सारा ऑर्गेनिज्म अवेयर है अपने सराउंडिंग के से, ठीक है। ह्यूमन बीइंग भी अपने सराउंडिंग से अवेयर है, मतलब इसमें भी कॉन्शस है। तो तीसरा जो कैरेक्टर है वो कॉन्शसनेस है। नॉन लिविंग में कोई कॉन्शसनेस नहीं होता, ठीक है, नॉन लिविंग में कॉन्शसनेस नहीं होता, मगर ह्यूमन ज़्यादा एडवांस है, ह्यूमन थोड़ा ज़्यादा एडवांस है। इसके पास कॉन्शसनेस के अलावा, कॉन्शसनेस तो है ही है, मगर सेल्फ कॉन्शसनेस भी है। क्या है बेटा? सेल्फ कॉन्शसनेस। अब जैसे हम कॉन्शसनेस और सेल्फ कॉन्शसनेस को समझाते हैं, जैसे मान लो हम टेम्परेचर बढ़ा दिए, हम क्या बढ़ा दिए बेटा? टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो क्या हुआ? हम जैसी टेम्परेचर बढ़ाए तो ह्यूमन बीइंग को अपने इन्वायरमेंट के अलावा
अपना भी कॉन्शसनेस है। तो हम एग्जाम्पल दे रहे थे, जैसे मान लीजिए हम टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे तो बताइए पेड़ क्या होगा, कितना टेम्परेचर बढ़ाए वहीं खड़ा रहेगा, ठीक है, वहीं खड़ा रहेगा। मगर इंसान क्या करेगा, वो भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा। इसका मतलब इंसानों और घर बना लेगा, अपने टेम्परेचर से बचने के लिए क्या बना लेगा, घर वर बना लेगा, मगर और एसी वगैरह लगा लेगा। इसका मतलब ह्यूमन के पास क्या है, सेल्फ कॉन्शसनेस है, ठीक है। तो कॉन्शसनेस इज देयर फॉर डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कॉन्शसनेस, मगर ह्यूमन के पास है सेल्फ कॉन्शसनेस। मगर ह्यूमन के केस में लिविंग थिंग को डिफाइन करना ज़्यादा डिफिकल्ट, बट व्हेन कम टू ह्यूमन बीइंग इट इज ऑल मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन लिविंग स्टेट। ह्यूमन के केस में लिविंग स्टेट को डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग ऑन कोमा हॉस्पिटल, मान लीजिए हॉस्पिटल में कोई पेशेंट कोमा में पड़ा हुआ है, मशीन पर सपोर्टेड है उसका हार्ट और लंग्स, पेशेंट ब्रेन डेड है, ठीक है। तो बताइए उसमें कोई सेल्फ कॉन्शसनेस नहीं है। अब बताइए वो कभी जीवन में नॉर्मल लाइफ में भी नहीं आएगा, तो बताइए वो लिविंग है कि नॉन लिविंग। वो है बेटा लिविंग। बहुत टीचर लोग बोलते हैं वो नॉन लिविंग है, नहीं वो लिविंग है। कैसे, अरे उसमें मेटाबॉलिज्म तो चल रहा है, क्या उसके शरीर में जो रिएक्शन हो रही है मेटाबॉलिज्म चल रहा है, और उसकी आंख पर टॉर्च मारिए तो उसका पुतली हिलेगा कि नहीं हिलेगा। इसका मतलब उसमें कॉन्शसनेस भी है, अपने इन्वायरमेंट के प्रति वो सराउंडिंग है, ठीक है। मान लीजिए आप वहाँ अति कर दिए, क्या बोलते हैं, हीटर ऑन कर दिए, तो उसके शरीर से पसीना भी निकलने लगेगा, पसीना निकलने लगेगा। इसका मतलब वो अपने इन्वायरमेंट के प्रति कॉन्शस है, मगर उसमें सेल्फ कॉन्शसनेस नहीं है, ठीक है। वो लिविंग है। बहुत टीचर लोग पढ़ा रहे थे वो नॉन लिविंग है, गलत बात, वो लिविंग है। अगला देखिए, तो कौन कौन फीचर हो गए डिफाइनिंग, बोलिए। पहला मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शसनेस। जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाओगे यू विल स्टडी ऑल फेनोमेना ड्यू टू अंडरलाइनिंग इंट्रैक्शन। अच्छा, इंट्रैक्शन के बारे में आप पढ़ना है। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू, एक बात सुनिए, जितने भी मॉलिक्यूल बने हैं वो सब एटम से बने हैं, एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाता है, मॉलिक्यूल मिलके माइक्रो मॉलिक्यूल बनाता है, और माइक्रो मॉलिक्यूल मिलके सेल बनाता है, सेल मिलके क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है, सेल मिलके क्या बनाता है बेटा, टिश्यू बनाता है, सेल मिलके क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है, टिश्यू बनाता है। मगर तुम देखो एटम का जो प्रॉपर्टी हो मॉलिक्यूल में नहीं है। मतलब एटम से डिफरेंट प्रॉपर्टी किस में आ जाता है, मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल से ज़्यादा प्रॉपर्टी किस में आता है, मैक्रो मॉलिक्यूल में। और माइक्रो मॉलिक्यूल से जब सेल बनता है तो उसमें एक नया प्रॉपर्टी आता है, इसको इमर्जेंस बोलते हैं। मतलब हर एक लेवल पर, ये हायर लेवल है ये लोअर, हर एक हायर लेवल पर लोअर लेवल से ज़्यादा प्रॉपर्टी आ जाता है, जबकि ये बना इसी से, ठीक है। और इसी को बोलते हैं इंट्रैक्शन। तो जब मॉलिक्यूल इंट्रैक्ट करते हैं तो एक नए प्रॉपर्टी को जन्म देते हैं जिसको कहते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी बेटा, इमर्जेंट प्रॉपर्टी, समझा रहे। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू इज नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बट एराइजेस ड्यू टू रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन एवं कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। वही बात बोल रहा है, टिश्यू बना है किससे, सेल से। मगर टिश्यू का प्रॉपर्टी कुछ अलग है किससे, सेल से। जैसे मस्कुलर टिश्यू किसका बना होता है, मस्कुलर टिश्यू मसल फाइबर का बना होगा, मगर टिश्यू में इलास्टिसिटी होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन का पावर होगा, रिलैक्सेशन का पावर होगा, मगर वैसा प्रॉपर्टी किस में नहीं होता, उसके सेल में नहीं होता। तो प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेली आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट। उसी तरह सेलुलर ऑर्गेनेली में जो सेल में जो प्रॉपर्टी होगा वो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं होगा ऑफ द ऑर्गेनेली, बट एराइजेज एज द रिजल्ट ऑफ मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन एमॉन्ग द ऑर्गेनेली। तो सेल का निर्माण मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन से हुआ है। तो इसका मतलब इंट्रैक्शन के फलस्वरूप इंट्रैक्शन रिजल्ट इमर्जेंट प्रॉपर्टी, मतलब एक नए प्रॉपर्टी को जन्म देता है जो पुराने प्रॉपर्टी से डिफरेंट होता है एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इंट्रैक्शन के वजह से एक नए प्रॉपर्टी का जन्म होता है जिसको इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो दिस फेनोमेना इज ड्यू टू हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑल लेवल। और ये जो फेनोमेना होता है ये ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पर चलता है, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ। तो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन है, क्या है डेफिनेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है,
अपना कॉपी बना सकते हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम है, जिनको अपने आसपास के सराउंडिंग के बारे में जानकारी है। ये पूरा डेफिनेशन उठा के दे सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग इवॉल्विंग और सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम है जो रिस्पॉन्ड करके एक्सटर्नल स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड करते हैं। अब बायोलॉजी का फिर से एक डेफिनेशन वहाँ था, एक डेफिनेशन यहाँ आ रहा है। क्या आ रहा है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी धरती पर जीवन का स्टडी है। मतलब जीवन की कहानी का जीवन की कहानी जो अर्थ पर है उसी को बायोलॉजी कहते हैं। उसी तरह बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जीवन का विकास जो धरती पर हुआ उसका स्टडी भी किसको कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी धरती पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक, ठीक है, ये सारे आज जो अभी हैं या पुराने थे या फ्यूचर में जो होंगे, ये सब एक दूसरे से लिंक है कॉमन जेनेटिक मटेरियल से। कॉमन जेनेटिक मटेरियल डीएनए से लिंक्ड है, मतलब डीएनए से ही जुड़े हुए हैं, मगर उनका डिग्री वेरी कर रहा है। उनके बेस पेयर क्या कर रहे हैं? उनके डीएनए में वेरी कर रहे हैं, किसी में कम है किसी में ज़्यादा। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखिए डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको अगले क्लास में ही करते हैं बेटा। थैंक यू।